चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो उसकी भूमिका पूरी बनाते हैं। हमने अंडरस्टैंड किया फ्री ऑसिलेशन। अगर आप एक सिंपल पेंडुलम को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो वो आराम से ऑसिलेट करेगा। अगर वहां पर कोई भी विस्कस फोर्स नहीं है तो डैम्पिंग भी नहीं होगी। डैम्पिंग ना होने का मतलब क्या बताया था आपको? क्या चीज कांस्टेंट बनी रहती है? एम्पलीट्यूड सेम बनी रहती है, एनर्जी भी सेम बनी रहती है, राइट? ये अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, उस टाइम जो सिस्टम ऑसिलेट करता है वो कैसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है? क्या बोले उस फ्रीक्वेंसी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो काइंडली गो बैक टू दैट टॉपिक जो अपने नोटबुक में लिखा। मैंने आपको बताया था कि तीन चीजें कांस्टेंट रहती हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो जहां आपने फ्रीक्वेंसी लिखा है ना, उसके साइड में लिख दो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइट? और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कोई मुझे बता सकता है? टाइम पीरियड किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। और टाइम पीरियड के इनवर्स को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दैट मींस फ्रीक्वेंसी खुद इन्हीं दोनों चीजों पर डिपेंड करती है। टाइम पीरियड में क्या होता है? 2/√m/k, फ्रीक्वेंसी में √k/m, राइट? तो आपसे कोई पूछे भाई ये एसएचएम में नेचुरल फ्रीक्वेंसी का क्या फंडा है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब है सिस्टम में जो इलास्टिसिटी है और सिस्टम में जो इनर्शिया है, राइट? स्प्रिंग के साथ मास अटैच है, मास से इनर्शिया आ गया और स्प्रिंग से इलास्टिसिटी आ गई। तो किसी सिस्टम के अंदर जो इलास्टिसिटी है और इनर्शिया है वो मिलके डिसाइड करते हैं सिस्टम किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। गॉट दैट? क्लियर रहेगा? ठीक से आपने लिख लिया नेचुरल फ्रीक्वेंसी और साथ में कैंसिल कर दो। न्यू इज इक्वल टू √k/m, √k/m। ऐसे एरो डाल के लिख दो, दिस इज इलास्टिसिटी, दिस इज इनर्शिया। तो 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स? ये दो, या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स। होप इट्स क्लियर है नाउ? आप कुछ पूछ रहे थे, बता देता हूँ। चलिए रिवाइज करवा रहा हूँ। अनडैम्प्ड को हमने इस तरीके से शो किया कि एम्पलीट्यूड फिक्स होंगे, इसके बीच में ऑसिलेशन का शो। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम। एम्पलीट्यूड फिक्स है इसीलिए ये आपने चेंज नहीं किया, एम्पलीट्यूड पार्ट को चेंज नहीं किया। इसके केस में आप सिंपल इक्वेशन x इज इक्वल टू a sin या cos ऑफ ओमेगा t फॉलो कर सकते हैं। बट सेकंड पार्ट जो हमने पढ़ा दैट वाज फॉर डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब क्या? मैंने तो खुद ही सोचो, आपने खुद का कि मोस्ट ऑफ द नेचुरल ऑसिलेशंस आर डैम्प्ड, राइट? क्यों? क्योंकि अगर आप पेंडुलम को डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो उसको भी ऑपोजिशन मिल रहा है। अगर आप स्प्रिंग के साथ मास को अटैच करके थोड़ा बहुत डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा, या आसपास जो भी मीडियम है, एयर या वाटर या कोई और ऑयल है, वो उसको ऑपोजिशन ऑफर करेगा। व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट ऑयल और वाटर? आप जानते हैं आपकी बाइक के अंदर, गाड़ियों के अंदर शॉकर्स होते हैं, है ना? जो नॉर्मल शॉकर्स होते हैं उनमें स्प्रिंग ही तो लगा होता है। तो उसके पॉइंट से बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग की फंक्शनिंग को वो विस्कोसिटी अफेक्ट करेगी। तो ऐसे केस में जो एम्पलीट्यूड होती है वो एक्सपोनेंशियली डिके करता है। तो देखो आपने जो चीज समझनी है वो क्लियर करता था, वही करके अब जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ना सिर्फ -kx है बट वो साथ साथ -bv है। तो 1 मार्क के लिए यहां से मैंने आपको बताया था, एक अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स अप, व्हाट इज द फैक्टर, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच दिस विस्कस फोर्स डिपेंड्स? जिसमें स्टोक्स फोर्स याद रखना, 6 पाई eta r, 6 पाई eta rb। eta stands for viscosity, r stands for size of the object, right, and b stands for velocity। तो मेजर फैक्टर मेरे लिए यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। स्टोक्स फोर्स के लिए ठीक है, अगर इसे मुझे डैम्पिंग फोर्स ही बोलना है तो बोलूंगा डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। 1 मार्क के लिए याद करें, डैम्पिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी एंड इज डायरेक्टली ऑपोजिट। तो दिस इज इक्वल टू माइनस। तो ये बनी थी इक्वेशन डैम्पिंग की, जिससे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट बनाई। m जिसको पता है बोल सकता है d2x/dt2, इसको लिखा, ये इधर आके ऐड हो गया, ये भी प्लस b into dx/dt प्लस k into x is equal to, नॉट डिफिकल्ट टू नो दिस। f को ma लिखते हैं, a को d2x/dt2 लिखते हैं।
v as it is v is dx by dt kx plus this. अब इसका जो सॉल्यूशन था, यहां से देखना सब पूछना चाहता हूं, इसका जो सॉल्यूशन था वो कुछ ऐसा था, x is equal to a naught e raised to the power minus dt by 2m into cos of omega dash t plus 5. जस्ट लुक एट इट, इसमें मैंने ओमेगा डैश लिखा और जो एम्पलीट्यूड पार्ट था उसे a नॉट e रेज़ टू पावर माइनस bb by 2m, यानी आपको बताया गया था कि t का कोएफिशिएंट याद करो b by 2m b by 2m e to minus bt by 2m. इसने एक्सप्लेन किया that amplitude which was initially a naught, initial value कितनी थी a naught, it is decreasing exponentially, which you can understand practically. If I display simple pendulum and release it, its amplitude is gonna decrease, but that decrease is exponential would only be understood by this expression. So a naught e raised to minus bt by 2. ये था, ठीक है. अब जो इसके बीच में मैंने बनाया वो था डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट है, धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट की एम्पलीट्यूड कम हो जाए. देन आपने पूछा ओमेगा, ओमेगा हमने इसकी डिराइव नहीं की, करेंगे भी नहीं, सीधा एक्सप्रेशन है वो आपको याद करना है. ओमेगा डैश इज इक्वल टू, याद करने के लिए मैंने बताया था कि नॉर्मल में तो हमने डिराइव कर लिया k by m, बट यहाँ पे वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे स्कोप से बिल्कुल बाहर करनी, इसलिए हम डायरेक्टली याद कर लेते हैं कि k by m तो आ गया, लेकिन यहाँ साथ में देखो जो t का कोएफिशिएंट था b by 2 इसका स्क्वायर कर दो b स्क्वायर अपॉन 4m. तो ये तो मुझे आपको सिर्फ इसलिए याद करवाना है कि न्यूमेरिकल पर्पस में आपको प्रॉब्लम ना आए, आपको बस वहां के लिए याद होगा b स्क्वायर अपॉन 4m. दिस इज द न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिकॉज़ ऑफ डैम्पिंग फोर्स. डन, ये हम कर चुके हैं. अब हमें पढ़ना है फोर्स ऑसिलेशन. फोर्स्ड या मेंटेन्ड ऑसिलेशन बोल, क्योंकि सिस्टम में से एनर्जी कम होती जा रही है, अगर आप उसी रेट पे एनर्जी सप्लाई करते जाओ तो ऑसिलेशन एज इट इज बनी रहेगी. उसे क्या बोलते हैं, फोर्स ऑसिलेशन. अच्छा सोच के बताओ, फोर्स ऑसिलेशन के लिए हमें जो एक्सटर्नल फोर्स लगानी है वो एक कांस्टेंट फोर्स है या पीरियोडिक फोर्स है. आपको सिंपल एग्जांपल दिया था कि आप किसी छोटे बच्चे को स्विंग पे बैठा के ऐसे झूला दे रहे हैं, एक बार पुश किया, फिर थोड़ी देर बाद फिर से पुश किया, फिर पुश किया, तो दैट बिकम्स अ पीरियोडिक फोर्स. लिखें जरा, फोर्स ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन मेंशन करें, देखिए ऑसिलेशन under the effect of, oscillation under the effect of external periodic force, oscillation under the effect of external periodic force, where system oscillates with frequency of applied force. System oscillates with the frequency of applied force. इसे मैं आपको समझा देता हूं, लिखवाऊंगा नहीं. आपने सिंपल पेंडुलम को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ा, पहले छोड़ दिया, तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने की कोशिश करेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, लेकिन आप उसके ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से फोर्स लगाए जा रहे हो, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, जिस फ्रीक्वेंसी से आप फोर्स लगा रहे हो उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना शुरू कर. तो अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं कि जब आप एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं, द सिस्टम इज गोइंग टू ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट अप्लाइड फोर्स. आई होप फ्रीक्वेंसी हर कोई समझता है. आपने पेंडुलम को पुश करके छोड़ा, वो मीन पोजीशन को जितनी जल्दी क्रॉस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जितना देर में कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम. ठीक है, तो हमने लिखा सिस्टम ऑसिलेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स कैसी है, पीरियोडिक. यहां स्टार मार्क करके लिख दीजिए, स्टार मार्क करके लिखिए. इन नेचुरल ऑसिलेशंस energy losses take place due to viscous effects. Energy losses take place because of viscous effects resulting in, अगर मुझे आपको यहाँ पे fill in the blank fill करने के लिए देना हो तो आप क्या लिखेंगे, resulting in dash.
that becomes a phrase, एक word डालना है सर, resulting in dash, damping. जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला, resulting in decrease in amplitude, but that is called damping. Clear? In natural oscillations, viscous effects result in damping. ठीक है, अब लिख दीजिए, if energy be supplied at the same rate, at which it dissipates. Energy be supplied at same rate at which it dissipates, comma, amplitude remains constant. Amplitude remains constant and oscillation becomes maintained. Oscillation becomes maintained. ठीक है, तो मेंटेन्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि सिस्टम डैम्पिंग फोर्सेस की वजह से डाई आउट कर रहा था, लेकिन आपने उसी रेट से एनर्जी सप्लाई करनी शुरू कर दी जिस रेट से एनर्जी निकल रही थी, तो क्या हो गया, मेंटेन। ऐसे ऑसिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब आप में से कितने लोग कुरुक्षेत्र पैनोरमा गए, साइंस का वो बना रखा ना, तो उसमें अगर आपने कभी ध्यान दिया वहां पे, तो ऐसे करके ना 4 पेंडुलम हैंग कर रखे हैं जिनकी लेंथ डिफरेंट है। एक तो जिनकी लेंथ सेम है, वो किस लिए है, 1 2 3 4 4 हैंग किए, आप इधर वाले को उठा के छोड़ते हो तो बीच वाले दोनों की पोजीशन चेंज नहीं होती, आखिरी वाला हिलता है सिर्फ, वो है इलास्टिक कोलिजन दिखाने के लिए। याद है किसी को इलास्टिक कोलिजन, कंचे पे कंचा लगा तो आगे वाला कंचा भागा, पीछे वाला रुक गया, इलास्टिक कोलिजन। तो ऐसे ही पेंडुलम्स का है, गॉट दैट। बट एक और एक्सपेरिमेंट है वहां पर जिसके अंदर पेंडुलम्स की लेंथ डिफरेंट, वो जो लेंथ डिफरेंट है उसमें क्या है, मैं यहां बना के दिखा देता हूं। सपोज पेंडुलम 1, पेंडुलम 2, पेंडुलम 3 एंड पेंडुलम 4, जस्ट लुक एट इट। मैंने इन दोनों की लेंथ सेम रखी। क्या होता है, ये तीनों आराम से हैंग है, इसे आपने हल्का सा डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया, तो ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, लेकिन ये आगे एनर्जी ट्रांसफर करेगा। जब ये आगे एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो इनको कौन सी ऑसिलेशन मिलेगी, फोर्स्ड ऑसिलेशन। आई बात समझे, ये करेगा अपनी नेचुरल ऑसिलेशन, लेकिन आगे वाला को क्या देगा, फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब उसमें इसकी क्योंकि लेंथ इसके बराबर है, तो दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी सेम है। सिंपल पेंडुलम के केस में जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इसका इनवर्स चली जाती है, तो 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ G बाय L। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों की लेंथ सेम है, इसलिए दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ऐसे में जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो इसकी वजह से इसको सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड मिलती है। यानी अगर इन तीनों में से पूछा जाए कि कौन फोर्स ऑसिलेशंस की वजह से सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, तो ये गॉट दैट। वंशज समझ आया, कौन सा ज्यादा ऑसिलेट कर रहा है, 1 2 और 3। रीजन क्या है कि 3 की लेंथ इसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी सेम है। यानी अगर कोई फोर्स ऑसिलेशन करवा रहा है तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो फोर्स ऑसिलेशन आ रही है वो अगर सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, मतलब सिस्टम को फ्री छोड़ोगे तो उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा ना, तो अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो उसकी एम्पलीट्यूड काफी हाई है। ठीक है, लिखेंगे इसे, तो लिखिए स्टार मार्क करके, in case frequency of external periodic force be equal to natural frequency of system, comma, resonance takes place, resulting in maximum amplitude,
रिजल्टिंग इन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। आई रिपीट, ध्यान से सुनना इसको। आप लगभग सबके घर में माइक्रोवेव ओवन होगी, या सबने माइक्रो ओवन से गर्म किया हुआ खाना खाया होगा, है ना? लड्डू खाया किसी ने गर्म करके? गुलाब जामुन? आंसर करने की कोशिश करना। जब माइक्रोवेव में लड्डू या गुलाब जामुन गर्म करके खाते हो, हैंड रेज करना है, गर्म करके खाते हो, तो वो आपको ऊपर से ज्यादा गर्म मिलता है या अंदर से ज्यादा गर्म मिलता है? गर्म इतना ज्यादा हो कि आपको फटाफट बोलना पड़ा। अब ये समझो, अगर उसी को आप तवे पे गर्म करते या पैन में गर्म करते, तो वो अंदर से ज्यादा गर्म होता है या बाहर से ज्यादा? इससे क्या समझने को मिलता है कि माइक्रोवेव की जो हीटिंग है वो अंदर से शुरू। माइक्रोवेव में जो लड्डू या आपने गुलाब जामुन निकाला, वो अंदर से ज्यादा गर्म है। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब वहां हीटिंग कहां से हो रही है? अंदर से। अब मैं आपको चांस देता हूँ, क्या आप में से किसी को पता है माइक्रोवेव हीटिंग का बेसिक फंडा क्या है? माइक्रोवेव हीटिंग का बेसिक फंडा क्या है? क्या उसमें कोई ऐसी चीज गर्म की जा सकती है जिसमें वाटर कंटेंट ना हो? चावल रख दो, भूल जाएंगे फटाफट। चलो मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। बेसिक फंडा ऑफ माइक्रोवेव हीटिंग इज रेजोनेंस। नाउ व्हाट काइंड ऑफ रेजोनेंस इज दिस? वाटर मॉलिक्यूल्स की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी से मैच हो। वाटर मॉलिक्यूल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स। जैसे ही माइक्रोवेव्स का एक्सपोजर आता है, वो माइक्रोवेव्स वाटर कंटेंट जो है उस चीज के अंदर, उसको एनर्जी देता है विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जब कोई चीज ऑसिलेट करेगी तो हीट जनरेट होगी। आई बात समझ में? सो दिस इज द माइक्रोवेव फंक्शन। Microwaves make the water content oscillate with maximum possible amplitude because the frequency matches and it is called resonance. So वो water molecule का content जो अंदर से लेके बाहर तक हीटिंग प्रोड्यूस करता है। आया समझे? ये तो था कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव की बात कर रहे थे। कभी आपने कोई ऐसा वीडियो देखा है जिसमें कोई ब्रिज हवा चलने से ऐसे ऑसिलेट कर करके टूट गया? मूवीज में कम देखा होगा। तो अगर आप नेट पे डालेंगे ब्रेकेज ऑफ अ ब्रिज ड्यू टू रेजोनेंस, ब्रेकेज ऑफ अ ब्रिज ड्यू टू रेजोनेंस, आपको कोई एक आध वीडियो वहां देखने को मिल जाएगी। हवा चल रही है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो ब्रिज को हिला रही है, अगर वो फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो ब्रिज जो है वो काफी हाई एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लगेगा। तो ब्रिज की क्या फ्रीक्वेंसी? भाई ब्रिज भी तो एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो इस दुनिया में हर एक चीज की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, आपकी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी किसी दिन उनसे मैच करती है। उस दिन क्या होता है, आप आते हैं बड़े खुश में, सर पढ़ाओ, तो सर जो पढ़ा रहे हैं 1 सेकंड में समझ आ रहा है, यार मजा आ गया। और फिर अगले दिन घर से खाना नहीं खा के आए, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने पैसे नहीं दिए, ये हो गया वो हो गया, फिर यहाँ आके बैठे हुए हैं, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है सर, मैच ही नहीं हो। तो सर कर रहे हैं आप कोशिश, समझ में आ रहा है, आ रहा है तुम्हें समझ में? क्यों भाई समझ में आ रहा है? कह रहा है सर जी पढ़ा लो मेरे। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो क्या है। क्लास में हर तरह के बच्चे बैठे हुए हैं, सबकी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझसे मैच करती है वो कहता है सर बस आप बोलते जाओ, पढ़ाते जाओ, रुको ना। और जिसकी नहीं मैच करोगे सर 1 मिनट 1 मिनट, ये क्या कहा आपने? अच्छा अच्छा, ये क्यों कहा सर? मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चन पूछो, उससे बिल्कुल लिंक बंद करना इस चीज को। मैं जनरल एक वैसे बात बता रहा हूँ आपको कि फ्रीक्वेंसी मैच होने का मतलब क्या है। आपने एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, रेजोनेंस। मत कहना यार किसी ने नहीं पढ़ा, सुना? ठीक है चलो, नहीं भी सुना तो मेरे लिए अच्छा है। तो वो जो नाम रखा गया वो किस किस पॉइंट से रखा गया है? रेजोनेंस का मतलब है when you are sitting in front of me, you are in resonance with me. That means whatever am I teaching, that goes straight into your mind, RAM, ROM, सब जगह जाके फिट हो जाता है। आ रही बात समझ आपको? सो समझो। अब आप क्या होता है फिजिक्स में ना, हर चीज डेफिनेशन से नहीं समझ। रेजोनेंस का मतलब क्या है, क्या वो समझ में आया? कि कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ऑसिलेशन करवाना चाहती है और सिस्टम की ऑसिलेशन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि सिस्टम जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करना पसंद करता है, उसने वही फ्रीक्वेंसी उसको प्रोवाइड कर रखी है। दैट्स इट। आगे बात समझ में आपको? तो उसमें आपको एग्जांपल दिया माइक्रोवेव ओवन का, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी बताई आपको। या ब्रिजेस ब्रेक कर सकते हैं अगर जो विंड ब्लो कर रही है वो उसी फ्रीक्वेंसी से उसको ऑसिलेट करवाने लगे, राइट? हाँ, और दूसरा एग्जांपल देता है इसमें। Soldiers are asked not to march in steps on bridges. Soldiers are not asked to march in steps on the
ब्रिजेस। क्यों? अगर वो सभी कदम ताल करके चलने लगे तो पता लगा उसकी फ्रीक्वेंसी ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कर दी मैच और फिर झूले खा रहे हैं। आ रही बात समझ में? सो दिस इज वन क्वेश्चन एज वेल, एग्जाम में आ भी सकता है। तो मेरा मानना है कि आपको रेजोनेंस क्या होता है कुछ कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया। अब रेजोनेंस आएगा तो और मजा आएगा। तो लिखिए जरा, हमने लास्ट क्या लिखा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया, रेजोनेंस वेयर द एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, राइट। अब लिखिए जरा, force acting on the object may be written as F is equal to minus kx minus bv plus f naught cos of omega t। इसको भी ओमेगा डैश करेंगे सीक्वेंशियली। पहले आपने सिंपल एसएचएम पढ़ा, F is equal to minus kx, फिर आपने डैम्पिंग को इन्वॉल्व किया, F is equal to minus kx minus bv। अब आपने एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स को ऐड करना है प्लस f naught cos of omega डैश। इनका ज्यादा डिस्कशन आपके सिलेबस में नहीं है, तुम भी डॉक्यूमेंट मत चलो, आपको सिर्फ एनसीईआरटी से एक बार रीड आउट करना। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जब ये फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज करेगी। तो लिखिए स्टार मार्क करके, देखिए व्हेन ओमेगा डैश becomes equal to natural frequency of system, natural frequency of system, amplitude becomes maximum, amplitude becomes maximum। अब इसके लिए ग्राफ भी बना लेते हैं, ऐसे बना। ये मैं सिर्फ एम्पलीट्यूड प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान देना, मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं प्लॉट कर रहा हूं, एम्पलीट्यूड। इधर ओमेगा, जब ये ओमेगा नॉट यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है उस समय एम्पलीट्यूड मैक्सिमाइज हो जाता है। इससे फ्रीक्वेंसी को कम करते जाओ या इससे ज्यादा करते जाओ, दोनों ही केसेस में एम्पलीट्यूड वुड कीप ऑन रिड्यूसिंग, मिसमैच आ जाएगा। तो ये बना लीजिए और मेंशन करें, लिखें, बना लिया ना? बनाओ तो लिखिए जरा, एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, amplitude keeps on reducing with either decrease or increase, with either decrease or increase in the angular frequency, in angular frequency। ठीक है, एक चीज और यहां पे समझेंगे हम, डैम्पिंग कांस्टेंट क्या रोल प्ले करता है। डैम्पिंग कांस्टेंट इस ग्राफ को फ्लैटन कर देता है। देखिए, इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट, effect of damping constant on amplitude and resonance, on amplitude and resonance। तो आप लिख दीजिए, with increase in damping constant, with increase in damping constant, comma, maximum amplitude reduces, maximum amplitude reduces as well as sharpness of resonance also reduces, as well as sharpness of resonance also reduces। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या है, अगर मैं डैम्पिंग कांस्टेंट बढ़ा दूंगा, एक तो जो पीक एम्पलीट्यूड मिली वो कम हो जाएगी, दूसरा शार्पनेस का मतलब समझ सकते हो, ये शार्प है, इट गोज फ्लैटेंड डाउन, इट गोज समथिंग लाइक दिस। इसके लिए B1 लिख रहा हूं, इसके लिए B2 ग्रेटर देन B।
तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम डैम्पिंग कांस्टेंट बढ़ा देंगे उससे दो इफेक्ट्स यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस हो गई है और अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी कम हो गई है। यानी कि अब आपको किसी एक जगह मैक्सिमाइजेशन मिलने की बजाय एक रेंज पे एम्पलीट्यूड ठीक ठाक मिलेगी, बट पीक नहीं हो सकता। आप सिर्फ बना लो इसको, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। डैम्पिंग कांस्टेंट बढ़ने से क्या फर्क पड़ा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो गई और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कम हो गई। मैं आखिरी में सिर्फ ये बता रहा था कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल ऐसे शार्प दिखाई दे रहा है और यहाँ पे फ्लैटेंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे मैं लिंक कर देता हूँ आपको एक एग्जांपल से जो बहुत अच्छे से समझा देगा। आप सब एफएम सुनते हैं, सुना आपने एफएम, है ना। एफएम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सुनते हैं 91.9, 94.5, 106.4 करनाल के लिए जो है ना। अगर आप 91.9 की बजाय 91.8 फ्रीक्वेंसी लगा लो तो क्या वो कुछ से सुनाई देता है? 85 कर दो तो भी नहीं, वो तो एग्जैक्टली 91.9 पे सही सुनाई देता है, बाकियों पे नहीं सुनाई दे रहा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। एक फ्रीक्वेंसी पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रही है, मैक्सिमम अच्छे से सुनाई दे रहा है, बाकी फ्रीक्वेंसी से बहुत ही कम हो गया, यानी बहुत शार्प है। अगर ऐसा एफएम बना दिया जाए जिसमें 91.9 पे भी सही सुनाई दे रहा है, 91.8 पे भी ठीक ठाक सुनाई दे रहा है, तो जो एनर्जी डाली थी वो एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करने की बजाय क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीक्वेंसीज पे ठीक ठाक एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करेगी, पर उतनी क्लैरिटी से सुनाई नहीं देगा। आगे बात समझ आपको। सो दिस इज व्हाट आई मीन। ये फुकरे शाम को घूमते हैं गाड़ियों में पूरे फुल वॉल्यूम में वो बजा के, है ना, इनमें से भी हैं दो चार, बस नाम नहीं लेना किसी को। तो वो जब घूमते हैं तो आपके घर के पास से अगर गए तो जो खिड़कियां होती हैं वो क्या कर रही होती है, डांस करती है एकदम दम दम, है ना। और अगर आपको ध्यान हो कौन सी मूवी थी वो, ऐश्वर्या राय की, उसकी रोबोट वाली है ध्यान, जिसमें वो पास वाले लड़के जो ना म्यूजिक बढ़ा बढ़ा के जान जान के वो कर रहे थे, फिर वो जाता है कान बंद करवाता है और कहता है कि हाँ कि अब वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ाई तो जितने शीशे विशे थे सब टूट गए। आई वाज समथिंग दैट आल्सो इज बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस, दैट इज ओनली बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या हुआ कि ये जो साउंड थी, ध्यान से सुनना, जो साउंड थी, मैं किसी को फोन कर रहा भाई आवाज बढ़ाइए नीचे, मजाक कर रहा हूँ, डोंट टेक इट, ये मजाक होता है क्लासेस में। हाँ ठीक है। तो सुने फिर ध्यान से, अगर आप म्यूजिक सिस्टम में साउंड बढ़ा दें, राइट, तो फ्रीक्वेंसी तो जो थी सो थी, साउंड बढ़ाने से अब उसकी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ाने की एबिलिटी भी बढ़ गई। अब वो क्या करती है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी आपके विंडो पेन्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो विंडो पेन्स फिर हिलेंगे और टूट जाएंगे। It's not only about the loudness of sound, it is also about the frequency of sound. एक साउंड लो लाउडनेस पे भी ये काम कर देगी, दूसरी साउंड को ये करने के लिए ज्यादा लाउड करना पड़ेगा, जिसको ज्यादा लाउड करना पड़ा उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से डेविएटेड थी, जिसने लो, समझ रहे आप, लो लाउडनेस होने पर भी इनको ब्रेक कर दिया, वो एकदम सेम फ्रीक्वेंसी पे। आगे बात समझे आपको, ठीक है। सो दीज आर दी एग्जांपल जो आपको एसएल में मिलेंगे। करते हो ना घर पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस? तो अभी फिर बोल रहा हूँ आपको, इस चैप्टर को तो अभी फ्रेश किया हमने, आपको मजा भी आएगा इसके क्वेश्चंस करने में। आज घर जाके आप सबने एसएल की बैक से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने, राइट। तो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। Here's my NCERT. अब हमारा लास्ट चैप्टर बचा है वेव्स, और मैंने आपको बोला था आपने मुझे वेव्स में से एक चीज स्कूल से पता करके बतानी है कि आपको स्टेशनरी वेव करवाया है कि नहीं करवाया। स्टेशनरी वेव के बाद फिर वो जो स्ट्रिंग वाला पार्ट है, ओपन ऑर्गन क्लोज ऑर्गन, क्यों करवाया जब बोर्ड ने मना कर दिया? चलो मैं पहले ऐसा करूंगा कि जो डिलीटेड सिलेबस, आप उनसे ये तो पूछ सकते हो ना, जो डिलीटेड सिलेबस है क्या वो भी आप एग्जाम में डालने वाले हो? बस तो फिर मैं क्या करूंगा, पहले आपको डिलीटेड छोड़ के बाकी कवर करवाऊंगा, उसको बात करेंगे। वेव्स का चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें आप साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है? बहुत बढ़िया, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, इट इज लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा एक बार ये हैबिट बनाओ कि आप मान लो क्लास में आंसर करते हो गलत हो जाता है तो ज्यादा इंट्रोवर्ट बन के ये मत सोचा करो मेरा तो गलत, ठीक है यार, जो पता था बोर्ड में क्या सिर पे सर पड़ रहा है, लेकिन जो सर ने बताया फिर वो सीख के आगे से गलत नहीं करना। क्यों? सक्षम
चलिए बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाता हूं। आप लाए ना एनसीईआरटी? तो एक काम करो, जस्ट ओपन पेज नंबर 353। 353 जो इन्होंने एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है, आपको याद करने के लिए बोल देता हूं। क्या आपका भी 353 पेज के ऊपर ये ऐसा ही ग्राफ बना रखा है? मिल गया सबको? तो ये वाला ग्राफ का लगभग ऐसे ही ग्राफ बना हुआ है। फाइन। तो वहां पे उसके लेफ्ट साइड में देखोगे तो जो इक्वेशन मैंने लिखी इक्वेशन है, राइट, इसके नीचे इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, और एंड में जो एम्पलीट्यूड ए लिखी है वो चाहे तो आप लर्न कर सकते हैं। ए का एक्सप्रेशन दिख रहा है, एफ नॉट अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा ओमेगा डी लिखा हुआ है, देखना ध्यान से। ये ओमेगा डी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जो जो इस जिसको मैंने ओमेगा डैश डाला है, पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसे ओमेगा डी लिख रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में मेजर फैक्टर जो आपको याद करने वो क्या है? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर आ गया, और साथ में ओमेगा डी के साथ बी का फैक्टर है क्या, देखना जरा। डैम्पिंग का फैक्टर है, तो ओमेगा डी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो ए है विच रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड, अगर मैं बी को इंक्रीज कर देता हूँ तो ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? डिक्रीज। चाहे तो इसके साथ लिख भी सकते हैं, आप लिख रहे हैं साथ साथ। द एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय एफ नॉट अपॉन एम स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस, यहां मैंने ओमेगा डैश लिखा है, होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर, और इसका अंडर। ठीक है, डन। अब यहां से देखना, मैं याद करने के लिए बताता हूं क्या मेन याद रखना है। एक तो बी का फैक्टर आएगा डिनोमिनेटर में, और ये ओमेगा नॉट है, तो बेसिकली मेरे लिए ये वाली जो टर्म है ये ओमेगा नॉट, ये वाली टर्म बेसिकली क्या है? ओमेगा नॉट। और ये क्या समझा रही है, दिख रहा है आपको? और ये टर्म बेसिकली आपको क्या समझा रही है? अगर ओमेगा डैश, ध्यान देना, अगर ओमेगा डैश ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाए तो ये टर्म कितनी हो गई? जीरो। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, नहीं रुको रुको, ये तो जीरो हो गई, अभी ये तो बची हुई है, तो इसीलिए मैक्सिमाइज बोला, इसीलिए इनफाइनाइट। नेचुरल सिस्टम्स के अंदर डैम्पिंग फैक्टर तो होगा ही ना, तो ये डैम्पिंग फैक्टर तो तभी भी प्रेजेंट है। ये चीज जीरो हुई है ना, तो एम्पलीट्यूड कितनी बन गई? एफ नॉट अपॉन बी ओमेगा। अगर ओमेगा डैश वो जीरो हो जाए तो भी जीरो हो जाएगा। नहीं ओमेगा डैश जीरो नहीं है, ओमेगा डैश ओमेगा नॉट। देखो आपको क्या समझाया, जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा, दैट्स व्हाई एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्स। क्लियर? अब जितना डेविएशन होगा, यहां से देखो फिर ध्यान से, जितना डेविएशन होगा उतना ये टर्म इंक्रीज होती जाएगी। भाई पहले इक्वल हो गई, अब ये बढ़ने लगी है, तो अंदर तो आपको लग रहा है कि हो सकता है नेगेटिव टर्म आ जाए, लेकिन उसका स्क्वायर है, तो ये बढ़ने लगा है, डिनोमिनेटर बढ़ने लगा तो एम्पलीट्यूड रिड्यूस। अभी आपको सिर्फ समझना है, अगर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से कम होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है, दोनों ही सिचुएशंस में एम्पलीट्यूड रिड्यूस। अब इसका फैक्टर जो मैंने यहाँ समझाया आपको, बी जितना बढ़ाओगे उतना ए कम हो जाएगा, तो आप चाहोगे इसे लर्न करके। डन? ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं, घर से आपने रीड करना है प्रॉपर सारा। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, आपको 5 पेंडुलम्स हैंग करके दिखा, तो ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई। इसमें कौन से दो पेंडुलम्स की लेंथ सेम दिखाई दे रही है? फिर से ध्यान से देख लीजिए, 1 एंड 4, 1 और 4 की लेंथ हमें सेम दिखाई दे रही है। आपको भी दिखाई दे रही है क्या? नहीं तो डॉक्टर डैश डैश को कंसल्ट करें। चलिए अब देखिए ध्यान से, आप किसी भी एक को, शायद जैसे 1 को आप डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो 1 4 को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करवाएगा, यानी 4 का क्या बन गया? रेजोनेंस। एग्जैक्ट, 4 के लिए क्या बन गया? रेजोनेंस। और बाकियों के लिए 2 3 5 के लिए क्या बन गया? फोर्स्ड ऑसिलेशन।
टेक्निकली करेक्ट होना जरूरी है। वैसे तो जिसको हमने डिस्प्लेस करके छोड़ा था उसके अलावा सभी का क्या है, फोर्स्ड ऑसिलेशन है। लेकिन अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करके तो क्या बन गया, रेजोनेंस। आप अगर कोई रेजोनेंस वर्ड बोले तो क्या क्या सोचने को मिलता है, माइक्रोवेव सोचने को मिलता है, राइट। ब्रिज वाला एग्जांपल दिया है ना, और वो शीशों की धमक धमक सुनाई देती है, तो वो तेरे को ज्यादा चलिए कोई बात। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, देखो मेरा फिजिक्स पढ़ाना ये नहीं है कि मैं आपसे क्लास में मजाक ना करूं, बट आप ना इतना स्ट्रेच कर रहे हो मुझे कि मैं कुछ काम देता हूँ करके नहीं आते, तो फिर मैं यहाँ से मजाक करने के पैसे थोड़ा ले रहा हूँ, तो तुम कपिल शर्मा का शो देख लो, मेरे पास कुछ सीख के भी तो जाना है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं क्लास में हंसी मजाक करता हूँ तो उसको आप ना अदर वे मत लिया करो कि अच्छा ये तो कुछ नहीं कहेगा, मैं धड़ाक भी मारता हूँ बहुत चीज के। तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये बात समझना कि क्लास में बैलेंस बना ले। चलिए एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, टाइम होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following examples represent periodic motion? अब ऑब्वियसली पीरियोडिक मोशन में क्यों सत्या, पीरियोडिक मोशन का मतलब है कि पार्टिकल अपनी पोजीशन को रिपीट करेगा और सेम डायरेक्शन में रिपीट करेगा। तो जैसे सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है कि एक ही पोजीशन पे बार बार आएगा और वहां से सेम डायरेक्शन में निकल के जाएगा, राइट। तो देखें, ए स्विमर कंप्लीटिंग वन रिटर्न ट्रिप फ्रॉम वन बैंक ऑफ द रिवर टू द अदर एंड बैक, नॉन पीरियोडिक, एक बार वापस आया सिर्फ, अगर बार बार जाता तो पीरियोडिक हो जाएगा। A freely suspended bar magnet displaced from its north south direction and released. ये पता है क्या है, अगर आप धागे से बांध के बार पेंडुलम को हैंग कर दोगे तो अपने आप को नॉर्थ साउथ में अलाइन कर लेगा। अभी कह रहे हैं उसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो तो वापस वही अलाइन करने की कोशिश करेगा, तो धीरे धीरे ऑसिलेट करता चलेगा। A hydrogen molecule rotating about its center of mass, if it is rotating with a fixed frequency then it's periodic. अगर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती जा रही है तो फिर पीरियोडिक नहीं है, तो हम बोल सकते हैं। An arrow released from a bow, तीर छूट गया तो छूट गया बस, है ना। जैसे आप कुछ बोलते हो किसी को गलत बोल दो तो तीर तो छूट गया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको गलत ना बोलूं, पर आपने पूरा जोर लगा रखा है इसे बुलवा के छोड़े। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब बच्चे कुछ है जो 15-20 दिन पढ़ने वाले हैं उनको क्रिएटिव बना के पढ़ते हैं। मैं ज्यादा एग्जांपल्स दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन जो काम करने के लिए देता हूँ अच्छे से करके आओ, सो दैट वी कैन हैव अ गुड एटमॉस्फेयर इन क्लास। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, +1 +2 का मतलब ये नहीं होता कि जो मास्टर है उसका काम आपको डांटना है ना, हंसी मजाक से भी होती है पढ़ाई। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, which of the following examples represent simple harmonic motion and which represent periodic but not simple harmonic? तो रोटेशन ऑफ अर्थ पीरियोडिक तो है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं है। यार ये सिंपल हार्मोनिक के लिए बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड क्या होती है, हैंड रेज करके बताएं। टू एंड फ्रो मोशन, क्या यही थी बस? फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन, good, that is under the action of a restoring force, but that restoring force should be dependent on first power of displacement and directed opposite. तो मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग मर्करी कॉलम इन यूट्यूब किया था आपने, वो किसी को उसका एक्सप्रेशन क्या था, 2 √h/g। याद करो जितने भी डेरिवेशंस आपने सिंपल पेंडुलम के बाद किए थे 2-3 क्वांटिटी में, उनके आंसर उसी से मैच करवाए। 2.L/g, h/g, आ रहा है ध्यान? C part, motion of ball bearing inside a smooth curved bowl which released from a point slightly above the lower motion. ऐसा चल बोल सकते हैं आप इसको, right? Last part, general vibrations of a polyatomic molecule about its equilibrium position. Polyatomic molecule मतलब क्या हुआ, 1 2 3 3 मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, 3 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, H2O जैसे, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, बीच वाला फंस गया बेचारा, इधर जाए तो वो धक्का मारता है, इधर जाए तो वो धक्का मारता है, तो उसकी क्या चल रही है, आ रही बात समझ में। सो एट सर्टेन हाई टेम्परेचर ये ऑसिलेशंस होने लगती है, ठीक है। तो अभी इतना ही करते हैं, कल इसे फिनिश करेंगे। आप अपना होमवर्क फिर सुन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 तक, एडिशनल से पहले तक का कल कंप्लीट होना चाहिए। और मैं एक बात आपको बताऊं, जैसे आपने मुझे कहा ना कि सर मैंने ट्राई किए थे, क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहे थे, तो आपको बताता हूँ मुझे भी पता है कि कौन सा क्वेश्चन होगा और कौन सा नहीं होगा। जिसके जितने लेक्चर्स रहते हैं आपने जाके कंप्लीट करें एंड कम विद डाउट्स कि सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया,
और अभी जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका काफी सारा काम बचा हुआ है ड्यू टू कि उन्होंने कहीं घूमने जाना था या उनकी तबीयत खराब थी, वो 1 मिनट के लिए रुक जाए क्लास के बाद। लेट्स टॉक। क्या कोई टाइम फिक्स अप कर सकते हैं जिसमें जो आपका काम रह गया मैं कवर अप कर पाऊँ? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और जो मैंने एक बच्चे को बोला था कि भाई मैंने फोन किए थे आपको, आपने मुझे रिवर्ट बैक अभी तक नहीं किया, तो अगर आपका फोन आज नहीं आया तो कल से मैं आपको क्लास नहीं करने दूंगा।